नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस हिंदी के आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका जो पूरा सिलेबस का वीडियो है हमने आपको डाल दिया है। आज हम वर्णमाला पर चर्चा करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपको वर्णमाला से लेकर जितने भी 30 टॉपिक हैं हिंदी के, वो हम आपको प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला की पहली क्लास, और फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास, जितने में भी वर्णमाला हो पाएगी हम कंप्लीट कराने का आपको प्रयास करेंगे। तो वर्णमाला से प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला का ये आपका पहला वीडियो होगा। ठीक है, वर्णमाला का ये आपका पहला वीडियो होगा और परीक्षा उपयोगी होगा। तो वर्णमाला पढ़ने के पहले आप इतना जान लीजिए कि सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो अगर हम वर्ण की बात करें, अगर हम भैया वर्ण की बात करें तो इसे कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न और इसका बनता है कि जो मूल ध्वनियाँ होती हैं हमारी, कैसी ध्वनियाँ भैया? जो मूल ध्वनियाँ होती हैं हमारी, मूल ध्वनियाँ जो होती हैं वो भी हमारी क्या कहलाती हैं? मूल ध्वनियाँ भी हमारी वर्ण कहलाती हैं। अच्छा, इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कैसे होती है। तो सबसे बड़ी होती है आपकी भाषा। ठीक, भाषा किससे मिलकर बनती है? भाषा आपको पता है कि वाक्य से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनता है? वाक्य हमारा शब्द से मिलकर बनता है। और शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द हमारा वर्ण से मिलकर बनता है। ये ठीक, ये सिस्टम है भाषा का। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। अगर हम आपसे कह दें कि वर्णों का सार्थक समूह, अगर वर्ण सार्थक क्रम में अगर रख देंगे तो शब्द बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या? यहाँ पर लिखिएगा कि सार्थक समूह, सार्थक समूह। ऐसे समझिएगा कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इतनी बात क्लियर? वर्ण हैं। अब जैसे अगर हम कहते हैं एक शब्द क्या है? एक शब्द है का, एक शब्द है एक वर्ण का है, एक माँ है और एक अक्षर या वर्ण ला है। तो आपको पता हो गया कि ये बन गया क्या? कमल बन गया। इसका सार्थक अर्थ भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या है? एक पुष्प है। क्या है? पुष्प है। तो इसका मतलब का, मा और ला, 3 वर्णों को ऐसे क्रम में रखें, उसका क्या निकल आया? अर्थ निकल आया। कमल एक पुष्प हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, अगर लकम कर दें, लेकिन अगर इसका सार्थक अर्थ है? इसका सार्थक अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब शब्द नहीं। शब्द का मतलब होता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे उसका अर्थ निकले। ठीक है, तभी वो आपका शब्द होगा। अब जब आपका शब्द सार्थक होगा तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि शब्दों का सार्थक समूह। यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या? यहाँ पर लिख दीजिए सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक। देखिए, वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्द का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। अगर आपका शब्द क्या है? सार्थक क्रम में अगर रखा जाए, सार्थक समूह में रखा जाए तो वाक्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद वाक्य का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या? यहाँ लिख दीजिए सार्थक समूह, लिख दीजिए सार्थक समूह। तो एक दूसरे के सार्थक समूह यहाँ पर क्या बनेंगे? वर्ण का सार्थक समूह शब्द, शब्द का सार्थक समूह वाक्य और वाक्य का सार्थक समूह भाषा। भाषा हमारे विचारों के आदान और प्रदान का एक माध्यम है, जिसे हम बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से हम प्रकट करते हैं अपने विचारों को। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रूव करने का प्रयास किया कि अगर भाषा, यहाँ पर भाषा की सार्थक इकाई। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखिएगा सार्थक इकाई। सार्थक इकाई क्यों? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है।
क्यों? क्योंकि वाक्य से ही भाषा का निर्माण हो रहा है, इसीलिए भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य की सार्थक इकाई क्या है? यहाँ पर लिखिएगा सार्थक इकाई। सार्थक इकाई, ध्यान से समझिएगा, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य और वाक्य की सार्थक इकाई शब्द, और शब्द की सार्थक इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा क्या? सार्थक इकाई। सार्थक इकाई। तो इधर से एक दूसरे के सार्थक समूह हैं और इधर से एक दूसरे की सार्थक इकाइयाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य। वाक्य की सार्थक इकाई क्या है? शब्द। क्यों? क्योंकि शब्द से वाक्य बना है, वाक्य से भाषा का निर्माण हुआ है। और शब्द की सार्थक इकाई क्या है? वर्ण हो गई। ठीक है। अगर आपसे अब यहीं पर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर इसी की बात करें कि भैया की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये देखिए वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कि वर्ण की परिभाषा क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अगर यहीं पर शब्द की परिभाषा लिखी जाए, किसकी परिभाषा? अगर यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखी जाए, तो आप यहाँ पर शब्द की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह। किसका समूह भैया? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए वाक्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्य की परिभाषा, तो वाक्य की परिभाषा क्या देंगे? शब्दों का सार्थक समूह। वहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है। और भाषा की तो होगी नहीं, भाषा विचारों के आदान और प्रदान का एक माध्यम। अगर यहाँ पर वर्णमाला की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी, वर्णों का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक, कहलाता है। ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इतने पॉइंट क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्ण के बारे में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ण के समानार्थी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वर्ण के समानार्थी कौन कौन से होते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा। समानार्थी शब्द में जैसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को भैया हम क्या कहते हैं? रंग भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम जाति भी कहते हैं। ठीक, वर्ण को हम मोक्ष भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को मोक्ष भी कहते हैं। वर्ण को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। ठीक, वर्ण को हम विष्णु भी कहते हैं। वर्ण को हम विष्णु भी कहते हैं और वर्ण को हम शिव भी कहते हैं। शिव कहते हैं। ये समानार्थी हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई, ठीक है, अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई लघुत्तम इकाई कौन सी है? इकाई, तो आप यहाँ पर आंसर लगाइएगा शब्द। ठीक है, भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई, क्योंकि सार्थक शब्द होगा और सबसे छोटी होगी, इसलिए भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई आपकी क्या होगी? शब्द होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ से इसको हटा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है 52।
ठीक। और इन्हीं 52 वर्णों का क्लासिफिकेशन आपको करना है। सबसे पहले आपको मिलेंगे कैसे स्वर मिलेंगे, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 पढ़ना है। इसके बाद व्यंजन आपको पढ़ना है, व्यंजन की संख्या कितनी पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है भाई, अयोगवाह की संख्या होती है 2, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2। और लास्ट में पढ़ेंगे आप संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती। टोटल अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे 11, 33, 44, 2 46, 2 48, 4 कितने होते हैं, 52। और इन्हीं 52 वर्णों का आपको क्लासिफिकेशन करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्रकार से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 पर व्यंजन, नंबर 3 पर अयोगवाह, नंबर 4 पर उत्क्षिप्त व्यंजन और नंबर 5 पर संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 पर आपका संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर वर्णमाला में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कौन सा, स्वर होगा, ठीक। चलिए स्वर के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बाद व्यंजन का अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण, एकदम शॉर्टकट तरीके से देखिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाए, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें, ठीक है, अगर हम भैया हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो कुल स्वरों की संख्या फिर 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब 11 स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं, एक आता है आपका आ, बड़ा आ, ठीक, आ ई, फिर इसके बाद आपका आता है उ, फिर इसके बाद री है, री, फिर इसके बाद आई, फिर इसके बाद आई, इसको बोलते हैं औ और इसको बोलते हैं आप आओ, ठीक। ये 11 स्वर हो गए। 11 स्वरों में मात्र छोटा आ, याद रखना, छोटा आ एक ऐसा स्वर है आप जिसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा नहीं होती, ठीक। और बाकी स्वरों की यहाँ से यहाँ तक की तो मात्राएं होंगी सबकी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की सबकी मात्राएं होंगी, लेकिन जो छोटा आ है ना, इसकी भैया कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं, तो हिंदी में मात्राएं 10 होती हैं, है ना, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, वैसे तो 11 होती हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे आ को डिनोट नहीं कर सकते हैं, छोटे आ को लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, इसको संकेत के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इस छोटे आ की सबसे खास बात होती है कि ये प्रत्येक व्यंजन वर्ण में छिपा होता है। ये क्या होता है, ये प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, छिपा होता है, छिपा होता है, छिपा होता है। इसकी ये सबसे खास बात है कि ये भैया प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या होता है, छिपा होता है। इसलिए इसके 2 नाम हैं, इसको कहते हैं उदासीन स्वर, उदासीन स्वर कहते हैं, और इसका एक नाम और है शहीद स्वर, इसका एक नाम है शहीद स्वर। ये 2 नाम सबसे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा उपयोगी भी हैं, आते भी हैं, एक शहीद स्वर और एक है आपका उदासीन स्वर। उदासीन स्वर और शहीद स्वर है, कैसा स्वर है, शहीद स्वर, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो छोटे आ के 2 नाम शहीद स्वर और उदासीन स्वर इस वजह से हैं क्योंकि ये प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या होते हैं, छिपे होते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि स्वर कितने, स्वर जो है, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। इसके बाद नंबर 2, दूसरे नंबर पर आपको मिलेंगे दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3 और संयुक्त स्वर, ठीक, संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। तो 4 3 7 4 11, कितने हो गए स्वर? ये 11 स्वर आपके हो गए, 11 स्वर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, 11 स्वर। अब ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघुता होती है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। संख्या 4, उच्चारण में लघुता, इसलिए इनको, अच्छा, ये मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य स्वरों के योग से मिलकर नहीं बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक, ये हो गए आपके, ये आपके क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। ये आपके मूल स्वर हो गए, ठीक, यही आपके क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। वो भी कौन? इनको हम गुरु स्वर के नाम से जानते हैं, गुरु स्वर के नाम से जानते हैं, या मूल दीर्घ के नाम से जानते हैं, मूल दीर्घ के नाम से जानते हैं, मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। संख्या इनकी कितनी है? 3 है। वो भी कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हो जाएंगे आपके कैसे? गुरु स्वर या मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इसके बाद संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। वो भी कौन कौन से हैं? एक है ऐ, एक है आई और फिर औ है और फिर आपका आऊ है। 2 स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनको दीर्घ स्वर नहीं कह सकते। कैसे कैसे बनेंगे देख लीजिएगा। एक है आपका ऐ, फिर आई और फिर आपका औ और फिर है आपका आऊ। देखिए कैसे बनेंगे। ये बनेगा आ प्लस ई के योग से। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आ प्लस ए के योग से। ये बनेगा आपका आ प्लस ओ के योग से और आऊ बनेगा आ प्लस ओ के योग से, ठीक। ये इनकी संख्या ये हो गई भैया, इनकी संख्या 4 हो गई। ये इनकी संख्या हो गई 4, ठीक है। तो ह्रस्व की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ की संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। यहाँ से देख लीजिएगा। व्यंजन की संख्या 33, अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिलहाल हम यहाँ पर हमने स्वरों के बारे में चर्चा की। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर या अल्प स्वर के नाम से जानते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होती है? लघुता होती है, बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होती है? दीर्घता होती है और 2 स्वरों के योग से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं। मूल स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक भी कहते हैं क्योंकि एक मात्रक का जोर लगता है। इनको दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का जोर लगता है, इसलिए इनको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। तो गुरु स्वर या मूल दीर्घ को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। एक बार यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो जो आपके यहाँ पर ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक कह सकते हैं। और जो दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर, इनको हम क्या कह सकते हैं? द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम द्विमात्रिक कह सकते हैं क्योंकि 2 मात्रा का जोर लगता है। कैसे? जैसे आ प्लस आ के योग से बड़ा आ बनता है, ठीक। जैसे ई प्लस ई के योग से क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। जैसे ओ प्लस ओ के योग से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, ठीक। ये आपके मूल दीर्घ स्वर हो गए, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वर्णमाला का दूसरा आपको पार्ट मिलेगा बेहतर तरीके से। मैथ की क्लास लगातार शिवम सर ले रहे हैं। इसी तरह जुड़े रहिएगा और नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।